10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रकाश काबा सर और राजेश सतपुते पिछले शो से बने हुए हैं और उसके साथ ही कोटक सिक्योरिटीज से अमोल अठावले और इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा भी जुड़ेंगे अपनी टॉप पिक्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो पर, लेकिन इससे पहले कुछ स्टॉक्स और मार्केट्स की बात करते हैं। एक बार इरीडा को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। एक फाइनली लॉ ऑफ ग्रेविटी कैचअप हुआ यहाँ पर। 3-4 दिन से थोड़ी नर्वसनेस लग रही थी यहाँ पर कि अब मूव थोड़ा जो है वो वन वे बहुत ज़्यादा हो गया। 85 पर ही वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, उसके बाद अगले दिन फिर सर्किट, उसके बाद फिर सर्किट, और अब देखिए 6.5% फाइनली ये स्टॉक गिरा यहाँ पर। काफ़ी समय के बाद ये गिरावट आई है, इसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा मूव आया। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स अच्छे आ रहे हैं। एक बार IRFC लेकर आइए। IRFC इस समय आपको दिखाई देगा 6% ऊपर। इनफैक्ट ये आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर भी है। IRFC स्क्रीन पर इस समय 6% का गेन यहाँ पर इस स्टॉक में। उसके अलावा गेन्स कहाँ पर बन रहे हैं आपके लिए, जरा 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। टेक्समैको रेल, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर की तो खैर हमने बात की ही थी। ये सिर्फ कुछ फ्रेश मूव्स हैं जो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय यहाँ पर, जहाँ पर आपको इस समय थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई देगा। उसके अलावा इन्फोसिस, एक बार इन्फोसिस वापस लेकर आइए। और इनफैक्ट इस पूरी की पूरी जो सेकेंड राउंड ऑफ स्विंग आ रही है, अब इसको पूरा वापस स्पॉन्सर किया IT ने। 2.5% का गेन इन्फोसिस में। और निफ्टी IT एक बार वापस लेकर आइए। कल चलाइए 3.5% और आज देखिए फिर से निफ्टी IT में क्या मोमेंटम आ रहा है इस समय। स्क्रीन पर आएगा आपका इस समय निफ्टी IT, और करीब करीब 1.5% की रैली। तो 2 दिन में मिलाकर करीब करीब वीरू 5.25% की रैली इंडेक्स में आई है। और वो भी छोटा इंडेक्स नहीं है, ये जो सेकंड बिगेस्ट इंडेक्स है हमारा बैंक निफ्टी के बाद, उस इंडेक्स में इस तरीके की रैली आई है। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके के यहाँ पर गेंस बन रहे हैं। जी। और अनुज मेरे ख्याल से परसों वो जो सीधे हाथ का इंडिकेटर देने के बाद जो लेफ्ट टर्न हुआ है ना, वो ओरेकल के नतीजे और आई थिंक एक दिन का वो डिप, वाकई वो शॉर्ट्स ने भी काफी कमाल का अच्छा करा। खैर वो बेकार की ये बात थी IT के इन्फोसिस की। अब एक काम करते हैं, आपकी जो मुलाकात, हाँ बेकार की डिप थी वो, आपकी मुलाकात करते हैं आज के पैनल से। राजेश सतपुते, प्रकाश काबा पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमोल अठावले और गौरव बिस्सा हमारे साथ इस कार्यक्रम में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। गौरव, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। मार्केट है काफी अपसाइड चला है और यहाँ पे अगर थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह आता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने मिल सकती है। मार्केट में थोड़े सेक्टर्स में भी और स्टॉक्स में भी देखने मिल सकती है। तो बाय और सेल का एक मिश्रण होगा यहाँ पे। पहला रिकमेंडेशन जो है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको डेली चार्ट पे देखने मिला। फॉलो थ्रू कैंडल्स थोड़े मिसिंग है, लेकिन 2-3 दिनों से ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करे बुलिश ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। 2700 के लिए आप पिडिलाइट को एक बार बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक है और एक अच्छी अपसाइड सेफ्टी आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। और जो लक्ष्य इसमें है वो 2700 का, स्टॉप लॉस जो है 2580 का होगा। दूसरा जो है वो है एक्सिस बैंक। काफी अच्छी अपसाइड हमको बैंक निफ्टी में देखने मिली है आज। जैसे अगर आप देखेंगे तो 250 पॉइंट के अपसाइड के बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली अगर आप आवली चार्ट देखेंगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन के इसमें आसार देखने मिल रहे हैं। 1100-1105 के नीचे अगर क्लोजिंग होगा तो नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग भी कंफर्म हो जाएगी और डबल टॉप जो है आवली चार्ट पे कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा प्रीएम्प्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप एक्सिस को बेच के चल सकते हैं। 1130 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 1070 का इसके अंदर लक्ष्य होगा। एक्सिस बैंक को बेच के चलें और पिडिलाइट को बाय करके चलें। पिडिलाइट या PI क्या बोला, मैं एक्चुअली कंफ्यूज जाता हूँ दोनों स्टॉक्स में। पहला स्टॉक क्या था? हाँ पिडिलाइट में बाय करके चलें। तो ये 2 स्टॉक्स इस समय है। गाबा सर, आपकी 2 पिक्स क्या रहेंगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। 2 स्टॉक्स रहेंगे। फर्स्ट रहेगा L&T, ब्रिक एंड मोटर स्टॉक। 3463 पर ट्रेड कर रहा है। 3500 का टारगेट है। टॉप होगा मेरे ख्याल से 3408 का बस। तो L&T पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सेकंड इज गुड ओल्ड IT पैक। इसमें TCS पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेश अप मूव अप शुरू हुआ है। 3712 पर ट्रेड कर रहा है TCS। ये लगता है 3750 से 3800, ये 1-2 दिन लगेंगे उसे, लेकिन जा रहा है ऊपर। स्टॉप होगा TCS पर करीब 3690 का। यस TCS। ओके, TCS में बाय बनता है इस समय। चलिए राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की 2 टॉप ट्रेड्स? अनुज जी देखिए, IT पे ही नजर है। इन्फोसिस मुझे लगता है एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग रैली दे रहा है।
और जिस तरह से परसों का आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से डिप था वहां पे एक बेयर ट्रैप हुआ है और इसी मुझे लगता है वो एक फ्यूल है आज के लिए इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस का टारगेट देखिए 1600 प्लस का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1530 का। एट द सेम टाइम अगर आप चोला फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस पे नजर तो है। तो देखिए चोला फाइनेंस का जो टारगेट रहेगा मेरा वो रहेगा स्विंग ट्रेडिंग का, वो रहेगा 1275 का, 1275 1280। मुझे लगता है एक स्विंग ट्रेड वहां तक मिलना चाहिए। इनिशियल डिप तो हो चुका है, तो यहाँ पे लॉन्ग करे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1230। एक तो अपना वैसी हालत खराब है तो ऊपर से गलत कमांड। ओके, तो ये राजेश जी के 2 ट्रेड हो गए यहाँ पे, और हमारे साथ अब अमोल अथावले भी हैं। अमोल, आपके 2 ट्रेड्स। जी नमस्ते। एक सपोर्ट लेवल पे मैं देख रहा हूँ और एक ब्रेकआउट लेवल पे देख रहा हूँ। तो एक भारतीय एयरटेल मुझे अच्छा लग रहा है, करंट लेवल्स 1005 के आसपास चल रहा है। पोजिशनरी टारगेट लग रहा है मुझे 1050 1065 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 985 का। और दूसरा मुझे बजाज फिंसर अच्छा लग रहा है, 1725 के आसपास है। पोजिशनली है ये भी, 1810 तक के पहले टारगेट है, 1825 सेकंड टारगेट है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1690। एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, बट मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, चलिए, तो ये इस समय की चारों के चारों गेस्ट से ट्रेड्स आपके लिए निफ्टी लेकर आई है अब एक बार जरा। और निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए 21300 क्रॉस कर रहे हैं अब हम। क्लासिकल स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, गैप अप के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और फिर लोअर लेवल से फिर से बाइंग, और कंट्रीब्यूशन लेकर आइए इस समय सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे आईटी नेम्स और इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब का कंट्रीब्यूशन मार्केट में सबसे ऊपर इन्फोसिस 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा टीसीएस, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो। क्या गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटी थी परसों वो आईटी में जो गिरावट आई वो, और जिसने भी वो लपकी, इवन अगर कल भी आपने ले लिया तो एक शानदार मोमेंटम के साथ मार्केट इन्फोसिस को एक बार वापस रिविजिट करेंगे। इन्फोसिस लेकर आइए फिर से स्क्रीन पर। अच्छा, अब इन्फोसिस का एक बार जरा 1 साल का चार्ट लेकर आइए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आईटी स्टॉक्स ऑब्वियसली एक शानदार मोमेंटम दिखा चुके हैं, क्योंकि इन्फोसिस में गिरावट सबसे ज़्यादा आई थी। इन्फोसिस अभी भी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा दूर है। 52 वीक हाई है करीब 1620 का, यहाँ पर अभी भी उससे थोड़ा दूर है इन्फोसिस। गाबा सर, क्या करें इन्फोसिस में? लोअर लेवल से 30% रिकवर हो चुका है, अभी भी जगह है यहाँ पर? बिल्कुल जगह है इसमें, इनफैक्ट मोमेंटम है, मैं कहूँगा मोमेंटम अच्छा है। 1547 पे ट्रेड करा है, लेकिन तो अगर टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो मुझे लगता है 1600 भी जाकर टच करेगा। मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होना चाहिए 1520 और राइट करना चाहिए। अब 1546 पर ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रेशियो आपको लगेगा कि ट्वीक नहीं है, स्टिल 1:1.5 है। तो मेरे ख्याल से यस, अप मूव ऑन है इसमें इन्फोसिस। और देखिए 1520 का जो स्टॉप लॉस गाबा सर ने सजेस्ट किया है वो बहुत सिंपल है, आज का लो उससे बस 1 रुपये नीचे। तो ये एक स्टॉप हो सकता है यहाँ सिस्टम में, लेकिन 126 पॉइंट की रैली। अच्छा, बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ थोड़ा नीचे के लेवल से, तो अब मार्केट में वो जो 3 दिन की रैली में जो दूसरा दिन है शायद उसकी तैयारी हो रही है, और उसके बाद फाइनली एक मंडे को गैप अप, ये सब पॉसिबल है मार्केट में। सेंसेक्स 70,911 पर, और आजकल तो सेंसेक्स ऑप्शंस में भी काफ़ी वॉल्यूम होते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी काफ़ी वॉल्यूम्स इस समय हो रहे होंगे। एक आध और ट्रेड लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेके बिग मार्केट वर्सेस की शुरुआत करेंगे। राजेश जी, एक बार जरा चार्ट देखिए डीएलएफ का, कोई व्यू यहाँ पर आपका? अनुज जी देखिए 700 के ऊपर, 700 पे कॉल राइटर खड़े थे, 705 पे ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो शॉर्ट स्क्वीज तो डेफिनेटली होगा। तो 700 के ऊपर हम बाय रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम छोटा 697 का, और एक स्विंग का टारगेट लेंगे करीबन 720 का, 720 725। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, तो इट्स लॉन्ग बनी हुई यहाँ पर, तो अभी भी लॉन्ग है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निफ्टी इस समय डे हाई पर, लाइफ टाइम हाई पर, किसी भी पैरामीटर पर देख लीजिए, मंथली, आवरली, डेली, मिनट बाय मिनट, हाईएस्ट पॉइंट पर इस समय निफ्टी। तो बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीईओ रवि धर्मशी। रवि जी के पास भारतीय शेयर बाजार में 21 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने अमेरिका के मैकलम बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई की है। 4 साल तक वो रेयर एंटरप्राइजेस के साथ भी जुड़े रहे हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के माहिर माने जाते हैं। इनके PMS ने शानदार रिटर्न्स जनरेट किए हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म किया। रवि जी, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों ने बहुत पैसा बनाया इस तेजी में, और खासतौर से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इस साल तो ज़बरदस्त पैसा बनाया। मतलब गंदे से गंदे पोर्टफोलियो ने अच्छा पैसा बनाया होगा, अच्छे पोर्टफोलियो जैसे आपके पोर्टफोलियो ने तो बहुत पैसा बनाया। लेकिन अब क्या व्यू बन रहा है? अब जब ये साल खत्म होने को आ रहा है, 2024 को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? सो अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। बट मैं ये कहूंगा कि जो कोविड के पुरान जो तेजी शुरू हुई है इंडिया में, वो एक 15 महीने का समय था जब मार्केट ठीक नहीं चल रही थी। फिर जो इस साल के जनवरी फरवरी से जो मार्च में रैली शुरू हुई, वो पहले मिड एंड स्मॉल कैप में शुरू हुई और एक्चुअली पूरी दुनिया में नहीं थी। अब लास्ट 15 दिन से जो मार्केट का रुख चेंज हुआ है, वो एक ज्यादा एक मैक्रो ट्रेड की तरह हो रहा है। अभी तक मार्केट थी मिड कैप स्मॉल कैप फोकस मार्केट थी, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग थे। बट अब यहां से फॉरेन फ्लो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, और रीजन उसका सिंपल है। 2-3 चीजें हो गई। एक तो यूएस में इंटरेस्ट रेट जो 10 ईयर था वो 5.2 वाला 4 के नीचे चला गया। क्रूड जो 95 के आसपास चल रहा था वो 75 चला गया। और तीसरा, जो इंडिया में थोड़ी बहुत हालांकि काफी कम थी, बट जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी थी रिगार्डिंग सेंट्रल इलेक्शंस में क्या होगा, वो राज्य के इलेक्शंस के साथ साथ वो भी दूर हो गई। तो इंडिया ने अपने आप को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ पोजीशन कर लिया है। एंड नाउ दैट मनी विच वाज वेटिंग ऑन द साइडलाइन, वो अब अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो हमने 15 दिन में देखा है कि $3-4 बिलियन आ गए, रोज के 1-2 डील हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये मुझे लगता है ये और भी यहाँ से जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। शायद मार्केट का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, जो मिड एंड स्मॉल कैप से ज्यादा अभी लार्ज कैप में थोड़ी सी ज्यादा तेजी दिख रही है। लार्ज कैप में थोड़ी ज्यादा तेजी दिख रही है। तो आप आपके पीएमएस में 5 साल में ग्रोथ स्कीम में 25% का कैगर रहा है, और प्लेटिनम स्कीम में 29% का कैगर रहा है। 5 साल में 29% कैगर, मतलब शानदार रिटर्न्स। तो आप अपने पोर्टफोलियो में अभी कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या, और इस समय आपका पोर्टफोलियो किस तरफ ज्यादा स्क्यूड है? एक तो सबसे पहले आई थिंक काफी लोगों को डर लगा रहता है। इनफैक्ट 6 महीने पहले काफी लोग मुझे कह रहे थे मिड एंड स्मॉल कैप में अभी हो गया है, अब यहाँ से और कितना पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि मैं अभी यहाँ से और पैसे नहीं लूंगा अपने फंड में। मैं उस कैंप में नहीं हूं। मुझे लगता है बाजार का रुख तेजी है और ये रुख तेजी रहेगा। हाँ, थोड़े वैल्यूएशंस अनकंफर्टेबल हो गए हैं, बट मार्केट का ये नहीं है काम कि आपको अच्छे से एकदम कन्वीनियंटली अच्छा वैल्यूएशन वाला एंट्री पॉइंट दे दे। ये तो हर साइकिल में होता है कि हम एक्सट्रीम पेसिमिज्म से लेके एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि हम अगले 6-12 महीने में ये एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हम एक स्टॉक पिकर हैं। हम जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां जाते हैं, ना कि स्मॉल कैप मिड कैप फोकस्ड है, ना लार्ज कैप फोकस्ड है। हम इस तरह से मार्केट को नहीं बांटते, पर हमारा नेचुरली, बिकॉज वी लुक फॉर ऐसी कंपनियां जो 20-25% से ज्यादा अर्निंग्स के अगर दे पाए, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा फास्टर ग्रोइंग कंपनीज तो छोटी साइज की होती है, बट एकदम छोटी नहीं होती है। वो 1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन के बीच में मार्केट कैप जनरली होता है। तो वहां पर और भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जहां पर आपको 20-25% अर्निंग्स कैगर वाली कंपनी, जो रीजनेबल वैल्यूएशन, जब मैं रीजनेबल कहता हूं तो मतलब पेग रेशियो ऑफ लेट्स से 1.2 की तरफ 1.1 से 1.2 में मिल जाती है, मतलब 30-35 का पी मल्टीपल पे। तो अगर ऐसा है तो अगर इवन इफ थोड़ा सा डीरेटिंग भी हो जाए, तो भी आपको 15 से 20% अर्निंग्स स्टॉक रिटर्न्स यहाँ से 5 साल में मिल सकते हैं। ये मेरा मानना है कि वी शुड कंटिन्यू द फोकस। हाँ, अगले 6 महीने 12 महीने में ऐसे लगता है कि बिकॉज मनी फ्लोज विल बी ड्रिवन बाय FIIs मोर, तो वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा रिटर्न्स आ सकती हैं। बट अगर आप 4-5 साल का व्यू लो, तो मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो रवि जी की जो अब तक की टिप्पणी थी, उसके बाद आपको ये एक चीज़ तो जहन में आ गई होगी कि चल चुका है बहुत, ये एक सिद्धांत नहीं है। अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी हो और रीजनेबल अगर आप देखें प्राइसिंग हो, तो वो चेज़ करने लायक चीज़ अभी भी है। रवि जी, इसी दृष्टिकोण से मेरे जहन में बार बार 2 स्पेस आते हैं जिसको स्पेशली दूसरे कार्यकाल में इस केंद्र सरकार की बहुत बाजार ने वरीयता दी,
डिफेंस और रेलवे, अब रेलवे को अमूमन हम ये कह देते हैं कि जनाब बहुत चल चुका है, एक वर्टिकल राइज था, बट इन दो स्पेसेस में आपको अर्निंग्स की विजिबिलिटी और कितनी स्ट्रांग लग रही है आपके अनुमान से, और इन दो स्पेस पे आपका व्यू क्या है? अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है वीरेंद्र जी, एंड यहाँ पर अर्निंग्स का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, पर ये क्वेश्चन ये पूछने लायक है, क्या हम FY25 का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं या FY26 का? सो अगर FY26 का भी डिस्काउंट कर रहे हैं तो वहां थोड़ी सी आपको कॉशियसनेस आपको बरतना चाहिए वहां पर। बट हैविंग सेड दैट, टेलविंड अभी भी बहुत जोरदार है। आज ही हमने देखा, एक पढ़ा कि गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट 1 लाख करोड़ रुपया स्पेंड करने का ऑन न्यू ट्रेन। 2 वैगन ऑर्डर अभी ही रिलीज हुए हैं, ऑलमोस्ट 10,000 वैगन्स के ऑर्डर रिलीज हुए हैं। एंड यहाँ पर 2 चीजें हो रही है, एक तो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इंडियन रेलवेज, और दूसरा अपग्रेडेशन हो रहा है। तो एक रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जो इस डिमांड को केटर कर सकती हैं, स्पेशली इन द वैगन साइड। सो दैट वे इट इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, और यहाँ से काफी पैसे बने हैं। बट वो क्या होता है ना कि हमने 20 साल से इस जगह पर पैसे बनते नहीं देखे हैं, तो एनालिस्ट जरा उसमें हिचकिचाते हैं कि अरे ये बिजनेस का क्वालिटी अच्छा नहीं है और काफी कुछ प्रॉब्लम है, जो सही है। बट जब एक सेक्टर चेंज होता है तब उसका फिर पास्ट इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एनालिस्ट टू एनालाइज इन द न्यू लाइट। सो मुझे लगता है ये नया सेक्टर बॉर्न हुआ है। हाँ, थोड़ा 6-12 महीने में शायद आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ना बने, बट 4-5 साल का व्यू लें तो यहाँ पर भी तेजी और बनी रहेगी। जी हाँ, 4-5 साल का व्यू रखिए। अगर आप आए हैं तो आपको इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए कि शेयर आके बहुत चल चुका है। नहीं, अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है। अच्छा रवि जी, अब एक स्पेस पे भी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम बात कर भी रहे थे, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़। आप मेटल्स पे आइए, फेरस नॉन फेरस ग्रुप पर। मेटल्स में इस बार हमने जो कॉन्फिडेंस देखा वो गजब का था, ऑल टाइम हाई इंडेक्स पे, ऑल टाइम हाई पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज केमिकल्स में काफ़ी स्विंग है, जो कि CY23 के फर्स्ट हाफ में काफ़ी इश्यूज के चलते बैकफुट पे था। इन 2 स्पेसेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? सो हम मेटल्स थोड़ा कम ही ट्रैक करते हैं, बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर कमोडिटी सेक्टर में तेजी आती है जब सप्लाई बहुत सालों से बड़ा नहीं होता है। और हमने ये देखा है कि जो 2003 से 8 की तेजी थी, तब हम सब ज्यादा कमोडिटी कंपनियों ने बड़ा एक्सपेंशन किया था। उस बात को अब 10, 12, 15 साल होने आए हैं, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि यहाँ पर सप्लाई काफी क्रंच हुआ होगा, और डिमांड उसकी ऐसी ही एक 4, 5, 6% पर ग्रो होती रहती है, बट सप्लाई बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो जब सप्लाई कम हो जाता है तो फिर वहां पर कमोडिटी पर प्राइस पे प्रेशर आने लगता है। मैं कमोडिटी का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मुझे लगता है शायद ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं ऑन द कमोडिटी साइड। दूसरा सेक्टर आपने केमिकल्स का, आई थिंक केमिकल्स में थोड़ा सा डरना चाहिए। एक 2014 से लेके 2021 तक एक बहुत बड़ी तेजी चली, जब ये 25,000 करोड़ का सेक्टर 5.5 लाख करोड़ का हो गया। और उसके बाद, और तेजी के कारण क्या थे, तो चाइना अपना प्रोडक्शन बंद कर रहा था, इंडिया प्रोटेक्शन दे रहा था, और ये सारी कंपनियां बहुत सस्ती थी। अब अगर देखो तो ये सारी कंपनियां बहुत सस्ती नहीं रही हैं। दूसरा, चाइना इज बैक इन द मार्केट और वो काफी कमोडिटी केमिकल्स डंप कर रहा है। और तीसरा, जो इंडिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था वो प्रोटेक्शन कम हो चुका है। तो यहां से बहुत बड़ी तेजी केमिकल सेक्टर में मानना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, क्या 1, 2, 4 कंपनी हो सकती हैं जो यहां से भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सके इन अ पर्टिकुलर नीश एरिया, तो वो हो सकता है। पर आपको स्टॉक पिकिंग की जरूरत है, ना कि पूरे सेक्टर को एक पेंट ब्रश से कलर करने की। ओके, चलिए रवि जी, एक स्पेस जहां पर शानदार कमबैक है, शानदार, वो है आईटी। मिड कैप आईटी तो खैर कभी गिरा ही नहीं था, लेकिन लार्ज कैप आईटी जिस तरीके से गिरा, उसी पेस से रिकवरी आ रही है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, गिवन अब यूएस में एक जो एनवायरनमेंट बन रहा है कि शायद रेट कट्स हों और रिसेशन भी ना आए, क्या वापस लेने का टाइम आ गया आईटी स्टॉक्स को? क्लियरली आईटी एंड बैंकिंग 2 सेक्टर हैं इंडिया में जहां पर मैक्सिमम एफआईआई ओनरशिप है, और एक्चुअली यहाँ पर अगर पैसे जाते हैं बाहर तो इन्हीं 2 सेक्टर से जाते हैं, और पैसे आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं 2 सेक्टर में आते हैं। सो इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल मैक्रो ट्रेड जो इंडिया के फेवर में आ रहा है। और थोड़ा बहुत जो
एकदम टेंशन हो गया था कि यूएस में शायद रिसेशन चला जाए, सॉफ्ट लैंडिंग ना हो, वो थोड़े कंसर्न्स अब शायद थोड़े कम हो रहे हैं। इसीलिए ये रिवर्जन टू मीन और थोड़ा ग्लोबल ट्रेड का पार्ट है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करो तो आईटी में बहुत डिफिकल्ट है इन द लार्जर कैप स्पेस टू जनरेट मोर देन 15% कंपाउंडेड रिटर्न। ये कंपनियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ 8-10% से ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट छोटी कंपनियां और भी हैं, और मैं जब आईटी की बात करते हैं तो उसमें काफी छोटे सब सेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं, डिजिटाइजेशन प्लेज होते हैं, सम स्मॉलर ER&D कंपनी होती है। तो ये सारे छोटे एरिया, नीश एरिया हैं जहां पर काफी आपको हाई ग्रोइंग कंपनीज मिल जाएंगी। सो दोज आर द वंस जहां पर आपको देखना चाहिए, और डेफिनेटली यहाँ वहां का फ्यूचर और भी थोड़ा ब्राइट लग रहा है। ओके अच्छा रवि जी, अब थोड़ा सा इंश्योरेंस स्पेस पे बात करते हैं। आई मीन स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन्होंने अच्छा मूव दिया CY 23 में। बीते 4-5 साल में एक प्राइवेट स्पेस ने जिस सरकारी स्पेस में थोड़ा सा अगर आप देखें डेंट लगाया है या फिर उस मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की है, वो है ये कंपनियां। इन्होंने LIC से काफ़ी कारोबार लिया है और इनफैक्ट मार्केट बड़ा भी हुआ है। अब आज सुबह ही हम खबर पढ़ रहे थे कि M&M फाइनेंशियल्स वो हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में आने की सोच रहे हैं। क्या ये स्पेस आपके पोर्टफोलियो में था, आपके PMS में था, जिसको आप लोगों ने इंक्लूड किया था, और इस पर आपका व्यू? जब हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं फाइनेंशियल्स एज अ सेक्टर पर। फाइनेंशियल्स में दोनों आते हैं, लेंडिंग कंपनीज और नॉन लेंडिंग कंपनीज। और जब हम नॉन लेंडिंग कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंटरमीडियरीज होते हैं, और ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनीज भी होती हैं जहां पर कोई मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। सो फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ही स्पेस हमको अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट हमारा बेट आज के तारीख में जनरल इंश्योरेंस पर ज्यादा है ओवर लाइफ इंश्योरेंस। एंड द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, हमें एक इंश्योरेंस का फ्लोट अच्छा लगता है जो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, जनरल इंश्योरेंस में होता है। ऑल्सो जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो ज्यादा था वो मोटर ओडी स्पेस में था, वो वहां पर वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो रही है, एंड द ग्रोथ ऑल्सो इज कमिंग बैक। तो इसकी वजह से जनरल इंश्योरेंस की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, लाइफ इंश्योरेंस यस, जो 4-5 साल से एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया था उसने अब परफॉर्म शुरू किया। वो परफॉर्मेंस नहीं था क्योंकि रेगुलर का थोड़ा जोर ज्यादा था इस सेक्टर पे। कहीं पर भी ये लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं कमा रहे हो या मिस सेलिंग या कुछ हो रही हो तो रेगुलेटर ट्राइज टू पुट अ कर्व ऑन इट, एंड दैट लीड्स टू स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस ओवर अ मीडियम टर्म। तो 4-5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट आज जो स्टेप्स IRDA ने अभी फिर से लिया है इंडिकेट्स टू अ फैक्ट दैट दे आर स्टिल नॉट डन। तो यहाँ पर थोड़ा रेगुलेटरी हेडविंड रहा है, रहेगा ऐसा लग रहा है इन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। बट अदरवाइज एज अ स्पेस टू इन्वेस्ट इन फॉर द लॉन्ग टर्म ये काफी अच्छी जगह है। वाकई, और जनरल इंश्योरेंस पे अगर आप देखें रवि जी का काफ़ी फोकस है उस पर ज़्यादा। अगर आप देखें तो कंफर्टेबल है इस पर कॉल लेने में, और इनफैक्ट उसको इंक्लूड भी किया है उन्होंने अपने PMS में। अच्छा सर, पॉसिबली एक स्पेस और ये भी बड़ा ओवर हीटेड स्पेस रहा। अब धारणा वही बनती है क्योंकि इसकी मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, दैट्स पावर जनरेशन, पावर फाइनेंस। आपने REC PFC को देखा ही होगा, आपने NTPC को देखा होगा। मेरे ख्याल से हमने अपने करियर में इतने स्ट्रॉन्ग और वर्टिकल राइज पहली बार देखे हैं। रवि जी, आपका व्यू इन स्पेस पे? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक एक थीम है जिस पर हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं, उसे हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। ये हर 50-100 साल में एक ट्रेंड आता है जब हम एज ए ह्यूमंस वी मूव फ्रॉम, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज होता है। तो आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एनर्जी मिक्स है तो अबाउट 50-60% ऑफ इट दैट कम्स फ्रॉम कोल से आता है, और कोल और क्रूड से आता है, और थोड़ा सा और मेजॉरिटी कोल एंड क्रूड से आता है। अब पूरी ह्यूमैनिटी इज मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। तो ये हम जो पावर जैसे जनरेट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, पावर जैसे कंज्यूम करेंगे वो चेंज हो रहा है, और जो पावर का ट्रांसमिशन है वो भी शायद चेंज होगा, इनफैक्ट काफी हद तक चेंज होगा। तो इसकी वजह से पूरी पावर सेक्टर में
एक फिर से नई तेजी शुरू हुई है, बिकॉज काफी यहाँ पर पैसा खर्चा होने वाला है। द काइंड ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू बी स्पेंट इज ह्यूज, बट ये थर्मल कैपेक्स की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा। यस, यहाँ से इंडिया में 10 साल 12 साल तक थर्मल पावर प्लांट का भी कैपेक्स नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट गिर के 1 गीगावाट हो गया था। वो 1 गीगावाट बढ़ के 5-6 गीगावाट हो जाएगा, पर अगर आप देखें रिन्यूएबल्स की तुलना में तो ये काफी कम रहेगा। आगे चल के हमारी एनर्जी मिक्स विल गो टुवर्ड्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। सो द कंपनीज दैट यू स्पोक अबाउट, उसमें फाइनेंसिंग कंपनीज भी आ जाती हैं जिनका फोकस टोटली ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है। तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस हैं, एंड आई थिंक उसे वही मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है आज के तारीख में। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर बहुत बारीकी से खूबसूरती से अपना व्यू रखा आपने सर। और इस शुक्रवार की आपको एक बार फिर से बधाइयाँ। मतलब ये शुक्रवार अपने आप में कितना बढ़िया है। दिसंबर का लगभग आधा समय पूरा हो चुका है। सेंसेक्स एट द रेट 71,000, निफ्टी 21,300। तो ये शुक्रवार, और इसके लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। और सर निकट भविष्य में आपसे जल्दी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। छोटा भी डिप इस बाजार को ले उड़ता है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर 21,349। और मेरे ख्याल से अनुज, अगर ये बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल बाइसेक्ट कर जाए तो अगला स्विंग फिर यही स्पॉन्सर करते। बट आईटी 2100 पॉइंट अनुज 2 दिन में। वीरू देखिए, तीन का फंडा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैक्रो के बाद 3 का फंडा। और पिछली बार वाला अगर आपने मिस कर दिया तो ये वाला नहीं मिस करना चाहिए था। मैक्रो ट्रिगर के बाद हमेशा रैली 3 दिन चलती है। पहले दिन रैली, दूसरे दिन इंट्राडे में बड़ी रैली, और तीसरे दिन गैप अप। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ आपको, मंडे को भी गैप अप होना है। अभी एक बाकी है, एक गैप अप, और मंडे को आएगी यहाँ पर जो भी प्रॉफिट टेकिंग आनी है। और एक तब तक आपका 21,500 तक का स्विंग पूरा हो चुका होगा। 21,500 तक का स्विंग का टारगेट था, फिर एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी थोड़ी सी, और उसके बाद वो जो हमारा 22,000 का टारगेट है निफ्टी पर, और 50,000 का जो टारगेट है बैंक निफ्टी पर, वो बिल्कुल बना हुआ है एज इट इज। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए क्या शानदार मोमेंटम आ रहे हैं मार्केट में। अच्छा, बाय द वे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैं एक बार सेंसेक्स के ऑप्शंस देख रहा था, एक बार सेंसेक्स की ना मैंने 71,000 की कॉल देखी वीरू। मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, आज शायद इसमें इंट्राडे में काफ़ी ज़बरदस्त हो। वो जब हम कुछ टाइम पहले जब वो डिप आई थी तो वो 18 रुपये पे थी, वो 18 रुपये वाली 203 रुपये गई इंट्राडे में। अब 150 पर आ गई है, लेकिन 18 रुपये वाली कॉल 203 रुपये पे गई। इस तरीके के एक्शन हो रहे हैं इस समय मार्केट में। जी हाँ, तो एक्शन बदस्तूर जारी है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक अब करीब ये 47,814 पर, निफ्टी 157 अंकों पर डे हाई पर, और लुक एट निफ्टी आईटी 1000 अंकों पर 35,221। नीरज जी आगे क्या डायरेक्टर साहब? अभी नहीं आया है। गौरव बिस्सा हैं, उनसे एक बात कर लेते हैं। और आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है उसमें नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और इन्फोसिस गौरव अब ट्रेजेक्ट्री क्या बन रही है? आई मीन जो इसने ब्रेकआउट दिया है, जिस तरीके से इसने 14 मार्च के हाइस को क्रॉस किया, अब अगला लक्ष्य टेक्निकली बनता क्या है इन्फोसिस पर? गौरव अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट जो हर्डल मुझे देखने मिला है वो है 1620 का, जो अगले कुछ दिनों में एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, और जो अभी कैंडल बना है, आज का कैंडल एज्यूम करते हैं कि यहीं पे बंद होता है। तो वी कैन से इट इज फॉर्मिंग 3 वाइट सोल्जर्स। जो थर्ड कैंडल है मंडे का, वो भी इन ऑल लाइक्लीहुड वो भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल होगा, और वो एक जो है मूव इट कैन बी टूवर्ड 1620। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट्स वगैरह हुए हैं, अगर किसी को यहाँ पे लेना है तो 1530 के स्टॉप लॉस कर सकते हैं। 1620 का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, वो पार हो गया तो 1700-1750 विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे आ जाएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।